Hi students, welcome to Doctors Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. And आज मैं आपको कंप्लीट नीट 2025 के लिए फिजिक्स का रोड मैप बताने आई हूँ, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कैटर कर रहे होंगे। कौन सी बुक्स बाय करनी है, क्या आपका स्टडी रूटीन होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एज वेल एज आप अगर ड्रॉपर हैं या फिर एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो किस तरीके की अप्रोच रहनी चाहिए। डेली अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या वो इफेक्टिव टाइम है या उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर नॉट अ यूजर और नॉट अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर से हिट कीजिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका क्या क्वेरी है, आप क्या चाहते हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं बेटा। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वेदर इट इज नीट एग्जाम, वेदर इट इज जेईई एग्जाम, वेदर इट इज योर बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पार्ट्स बाय पार्ट्स आपको क्रैक करना चाहिए। यानी कि पार्ट्स बाय पार्ट्स आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यानी कि पार्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको एक सॉलिड प्लानिंग की जरूरत होगी। बिकॉज बेटा ये चीज बोलते हैं ना यार कि मेहनत करना और स्मार्ट वर्क करना, इसमें फर्क होता है। आप मेहनत करते जा रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फॉर श्योर फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में आपको किस तरीके से अपने पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना। यानी कि आप उसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, आपने जो पूरा प्लान बनाया है उसको फॉलो करते हुए आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। एंड एक्शन लेने में जब हम बात करते हैं, यानी कि आप जब एक स्पेसिफिक स्टडी रूटीन को फॉलो करते हैं तो समटाइम्स हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो उस मोमेंट के लिए तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, याद रहता है। बट अगर आप उसी चीज को 1 से 2 हफ्ते के बाद पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे ये टॉपिक तो याद ही नहीं रहा। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यानी कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड वंस यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स, आपको अपने आप को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट विद एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता यार। जब आप स्कूल में थे, आपका 10 नंबर का एक बारी सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट जरूर से हुआ होगा, सब बच्चों का होता है। उस टाइम पर आपने ये चीज देखी होगी, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके उस 10 में से ऑन एवरेज 5 से ऊपर नंबर आते हैं। यूजुअली सबके 1, 2, 3 नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज पढ़ी होती है आपने उसको रिवाइज नहीं किया होता, और टेस्ट में आपको इस चीज का पता चलता है कि एक्चुअली में कितना याद है और कितना हम भूल चुके हैं। हम जब क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं, हमारा माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितनी तेजी से वर्क कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स रेट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से पता चलता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इस पार्ट स्ट्रैटेजी से चलते हैं, सो फॉर श्योर यू कैन स्कोर वेल एंड यू कैन क्रैक योर एग्जाम वेरी इजीली। अब अगर हम बात करते हैं बेटा नीट एग्जाम की स्पेसिफिकली, तो नीट एग्जाम में आपके पास कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्दर बेटा यू हैव जूलॉजी एंड बॉटनी। तो अगर आप कोई भी लाइव क्लासेस फॉर्मेट में जाते हैं, यानी कि आप लाइव क्लासेस लेते हैं, पढ़ रहे हैं आप किसी क्लासरूम में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑन एवरेज आप 1.5 घंटा बेटा अगर हर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, 1.5 घंटा फिजिक्स की क्लास, 1.5 घंटा केमिस्ट्री की क्लास, इफेक्टिव क्लास की अगर मैं बात कर रही हूं, 1.5 घंटा जूलॉजी, 1.5 घंटा बॉटनी, कुल मिलाकर 6 घंटे आपके इसी पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए नीट एग्जाम में? अरे यार, जिस एग्जाम के लिए तुम दिन रात एक कर सकते हो, जो एग्जाम तुम्हारा ख्वाब है, जो एग्जाम तुम्हारा पागलपन है, उसके लिए क्या तुम टाइम गिन रहे हो कि कितने घंटे पढ़े? जितना तुम पढ़ रहे हो वो इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए, ये मैटर करता है। अगर तुम 15 घंटे किताबें खोलकर बैठे हो और उसमें से सिर्फ 1 घंटा इफेक्टिव टाइम है, तो बेटा वैसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम 15 घंटे की जगह 8 घंटे या 9 घंटे भी लगा रहे हो, बट वो एक इफेक्टिव टाइम है, उसमें प्रॉपर प्लान्ड ब्रेक्स हैं, उसमें आपने अपने दिमाग को रेस्ट दिया है, आपने उसमें सब चीजों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्लान्ड फॉर्म से कवर किया है, तो फॉर श्योर दैट विल बी एन इफेक्टिव टाइम प्लानिंग। तो टाइम प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस एग्जाम के लिए। एंड अगर हम बेटा बात करें, अगर आपने लाइव क्लासेस में 6 घंटे दे दिए हैं, उसके अलावा आपको 3 घंटे, जिसमें से आपको 1.5 घंटा डीपीपी सॉल्यूशंस, प्लस इसके साथ बेटा अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें 1 घंटा आपको करनी है रिवीजन।
जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज नेक्स्ट डे आपका जो है ना समझने की क्षमता है, समझने की पावर है, वो इस 1 घंटे पर निर्भर करेगा कि आपने इस 6 घंटे की इस 1 घंटे में कितना इफेक्टिव रिवीजन किया है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि क्लासरूम के टाइम पर, क्लास लेते टाइम पर नोट्स नहीं बनाते हैं, बाद में बनाते हैं, तो उनके 6 घंटे तो यहां पर गए। फिर वो बोलते हैं मैम हमारे पास टाइम नहीं बचा, हमने 2 से 3 घंटे तो नोट्स कंप्लीट करने में लगा दिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। कुछ पोर्शन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मिस हो गया, मैं नहीं लिख पाया, नहीं लिख पाई, उस पोर्शन को छोड़ते चलो, उस पोर्शन को लीव करते चलो। सिर्फ नोट्स कंप्लीशन के टाइम पर आप कम टाइम कंट्रीब्यूट करें बेटा। बाद में अगर आप एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं पुट, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला बेटा। वो छोटे बचपन की बात थी, अब आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर आपका जो टाइम डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्लीज नोट्स को साथ में कंप्लीट कीजिए लाइव क्लासेस में। अगर कुछ पोर्शन मिस हो जाता है तो वो सिर्फ बाद में कंप्लीट कीजिए। देन अगर हम हाफ एन आवर की बात करें तो आपको लास्ट वीक का रिवीजन, जो आपने लास्ट वीक पढ़ा है, उसको दोबारा से बेटा डेली बेसिस पर पोर्शंस डिवाइड कर लीजिए। वीक में मैं 2 दिन फिजिक्स को देने वाली हूं, 2 दिन केमिस्ट्री को देने वाली हूं, 2 दिन बायोलॉजी में जूलॉजी को देने वाली हूं और 1 दिन बॉटनी को देने वाली हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना। तो ये कुल मिलाकर बेटा 9 घंटे का इफेक्टिव आवर आपके पास निकल के आता है। इसके अलावा अगर आपकी बैंडविड्थ है, अगर आप पढ़ सकते हैं, तो उस केस में अगर आप यहाँ लाइव क्लासेस में 12th का पोर्शन कर रहे हैं तो इफेक्टिव टाइम जो आपके पास, और आपका दिमाग अगर वर्क कर रहा है, तो आप साइड बाय साइड 11th को देते चलिए। मैंने एक पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी भी आपके साथ डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले ही इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में। मैं उसका वीडियो भी आई बटन में यहाँ पर पिन करवा दूंगी, उसको आप जाकर जरूर से देखिए। उसमें मैंने इफेक्टिव 6 आवर्स और 11th को कैसे रिवाइज करना है 12th के साथ, ये स्ट्रैटेजी बताया था, तो प्लीज उसको भी जाकर फॉलो कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लान आप कैसे किसी इफेक्टिव ग्रुप ऑफ टीचर्स के साथ फॉलो कर सकते हैं, जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, जो फॉर श्योर आपको 2025 में सिलेक्शन दिलवा सकती है बेटा। सो फॉर दैट आई एम होपिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ जज्बा बैच, बिकॉज बहुत प्यार मिल रहा है इस बैच को ऑलरेडी, एंड काफी सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें एनरोल हो चुके हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज योर सीट, बिकॉज इस इफेक्टिव बैच में आपकी लाइव क्लासेस के साथ साथ डीपीपी सॉल्यूशंस, डीपीपी आपको मिल जाती हैं बेटा बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। यू गेट अ लॉट ऑफ डीपीपीज, टेलीग्राम पे आपकी बहुत सारी डीपीपीज होंगी। क्या उनके सॉल्यूशंस हैं आपके पास? मैं बोलती हूं आपके पास रिटन फॉर्म में अगर सॉल्यूशन आ भी जाएगा ना, बट वो मजा नहीं आएगा जो एक टीचर जब सॉल्व करवाता है डीपीपी को, तब आता है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको डीपीपी विद सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, और वो सॉल्यूशंस कोई और नहीं करवा रहा होगा, कोई और टीम नहीं करवा रही होगी बेटा, आपके खुद के टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वही करवा रहे होंगे। तो डीपीपी के सॉल्यूशंस, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट भी इसमें आपको मिल रहे हैं। एडीआरपी का प्रोग्राम बन रहा है, यानी कि आपको लाइव डाउट सॉल्विंग के भी सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। द्रोणास बन के हम आपके साथ खड़े होंगे। नीट एस्पिरेंट जिस मेंटल स्टेट से गुजरता है, आई नो दैट थिंग। अब इतने साल हो गए बेटा इस लाइन में, नीट वाले बच्चों को, काफी सारे बच्चों को पढ़ाया है मैंने। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, लास्ट तक जाते जाते ना वो गिर जाते हैं। उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होती, वो यहां से स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। तो उस केस में बेटा हम शुरू से आपके साथ पर्सनल मेंटरशिप की तरह आपको है ना देंगे, और ये सब चीजें आपको कहीं पर भी इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगी बेटा। अभी बैच लॉन्च ही हुआ है, स्टार्टिंग है, तो हमने बहुत ही कॉस्ट बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस रखा है, दैट इज 1999। यू कैन एनरोल इन दिस बैच यूजिंग दिस कोड प्रीत। आप मैम की आर्मी का पार्ट बनेंगे, एंड फॉर श्योर बेटा आई विल बी गाइडिंग यू थॉरली। ठीक है, सो इसके बाद अगर मैं फिजिक्स की स्पेसिफिकली बात करूं ना बेटा, तो फिजिक्स में 90% तो कॉन्सेप्ट रहता है। बच्चे बोलते हैं मैम हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनने का बेटा, 90% कॉन्सेप्ट, 7% रट्टा और 3% पैटर्न चलता है फिजिक्स में। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, वो एक पैटर्न तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व होंगे। रट्टा मारना पड़ता है स्पेसिफिकली फॉर्मूलाज को। अगर वहां पे आपको मिल रहे हैं 3 घंटे 20 मिनट, तो फिजिक्स के लिए इफेक्टिवली अगर मैं 1.25 घंटा भी लेकर चलती हूं, तो फिर भी बेटा आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा नहीं होता बेटा, 45 क्वेश्चंस है ना। तो आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ कुछ फॉर्मूलाज को
स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ फॉर्मूलाज की बात करूं वो आपको रटने पड़ेंगे। रट्टा मारना इजी नहीं होता है, बहुत बुरा होता है, बट बेटा आपको ये चीज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस चीज को रट्टा मारना है, किस चीज को कॉन्सेप्ट से समझना है और किस चीज को पैटर्न अपने दिमाग में फीड करना है। तो ये सब बेटा आपका क्लासरूम में होने वाला है, यानी कि जज्बा बैच में जब मैं पढ़ाने वाली हूं आपको तो इसी अप्रोच से हम पढ़ने वाले हैं। और फिर जब सिलेबस कंप्लीशन की बात हो तो सिलेबस कब कंप्लीट होना चाहिए, व्हाट आर द टाइमलाइंस, रिवीजन कब से स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस कितना करना है, पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब चीजों के पीछे एक चीज आपके दिमाग में घुसनी चाहिए कि फिजिक्स अधूरा है बेटा। फिजिक्स कैन नेवर बिकम स्कोरिंग अगर आपको मैथ्स से डर लगता है। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। फिजिक्स फॉर्मूला तक, कॉन्सेप्ट तक, पैटर्न तक, क्वेश्चन समझने तक सीमित है, बट उसको सॉल्व करके आंसर लाने तक मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैथ्स में बेटा आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, लॉगरिदम्स, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये कुछ इफेक्टिव चीजें जो याद होनी चाहिए। रट्टा मारना पड़ेगा बेटा इन सब चीजों को, क्योंकि वहां पे आप कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे 18 8 जा कितना होता है, 17 4 जा कितना होता है, वहां पे ये टाइम नहीं है मल्टीप्लाई करने का। ये चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए। प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर फॉर मैथमेटिक्स। इसका क्या मतलब है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उसका आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने कोई क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन खोल लो उसका, क्वेश्चन देखा जहां पे फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उस कैलकुलेशन को उठा के सॉल्व करो। एटलीस्ट आधा घंटा दिन में ये चीज करो। इफेक्टिवली बोल रही हूं, यू विल गेट द रिजल्ट्स। एंड बेटा टाइम बाउंड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जुलाई से, यानी कि आप इस मंथ से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका अक्टूबर तक आपको कंप्लीटली 11th को रिवाइज कर लेना है। जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, हम इस तरीके से ही बेटा जज्बा बैच में भी आपको कवर करवा रहे होंगे। अक्टूबर से मैं आपका वैसे क्लास 12 स्टार्ट कर दूंगी एंड नवंबर दिसंबर तक आपका जो क्लास 12 है वो खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक आपका जो टाइमलाइन है वो सिलेबस कंप्लीशन का रहना चाहिए। बेटा जनवरी फरवरी जो टाइम होता है वो होता है रिवीजन का प्लस मॉक टेस्ट देने का। तो आप यही अप्रोच लगाइए। बीच में बेटा टाइम आएगा जब दिवाली भी आएगी, है ना, फेस्टिवल्स आएंगे और बहुत सारे, तो उसमें भी आपको एक अप्रोच रखनी पड़ेगी इस तरीके से कि आप पढ़ भी रहे हैं और फेस्टिवल्स को भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स को सुना है कि हम त्योहार नहीं मनाते हैं, हम त्योहार तब मनाएंगे जब हमारा नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैं फिर से ये बोलूंगी बेटा, अपने आप को इतना भी आइसोलेट नहीं करना है। आपके पेरेंट्स, आपके कुछ गिने चुने फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो प्लीज अपने आप को इतना भी आइसोलेट मत कीजिए कि आप एक ऐसे माइंडसेट पे चले जाएं जहां से आप वापस मत आए, है ना। तो एक सही तरीके से आगे बढ़ना है, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर लेना है। एंड साथ ही साथ बेटा अगर हम मार्च एंड अप्रैल की बात करते हैं तो ये पीक मंथ्स होते हैं मॉक टेस्ट के, प्लस साथ में यहां पर आपका जो क्रैश कोर्स है वो आपको कवर करना पड़ता है, जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होते हैं। ये जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल बहुत क्रूशियल मंथ्स रहते हैं बेटा किसी भी नीट एस्पिरेंट के पूरी जर्नी में। एंड मई तो फिर आपका एग्जाम डे आ ही जाता है और वहां पे आप सारे के सारे एग्जाम में, मतलब जो भी आपने पूरा साल मेहनत करी है वो आप उस एग्जाम में पुट करके आते हो। और उससे एक दिन पहले की रात जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उस दिन तक जब आप नीट एग्जाम देकर आकर ये ना बोल दें कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, हम इस बार फॉर श्योर सिलेक्ट होंगे, बेटा तब तक हमारी पूरी कंप्लीट टीम आपके साथ खड़ी है। बुक्स जब बात करते हैं तो बुक्स में अगर आप जज्बा बैच को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस केस में बेटा आपको ये सब बुक्स लेनी पड़ेंगी फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आप जज्बा बैच को बाय कर रहे हो तो उस केस में बेटा आपको कोई ऐसा बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बाय कर सकते हो या इसका पीडीएफ भी अपने पास रख सकते हो ताकि उसमें से आप अच्छे से रिवाइज कर सको। बाकी अदरवाइज जो हमारे नोट्स होंगे, हमारी डीपीपीज होंगे, हमारे टेस्ट होंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज इसको ले लिया तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कैसा लगा आपको स्ट्रैटेजी। आप आज से ही प्रोएक्टिवली वर्क कर रहे हैं ना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर जाइएगा टारगेट नीट 2025 with a red heart in the chat box. So see you all in the next video. Till then, stay tuned.